9th के बच्चे और पहली दफा फेडरल बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो और फिजिक्स से बहुत डर लग रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम वो तमाम बातें डिस्कस करने जाएंगे जो कि आपके पेपर में नजर आने वाली हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि पूरे बुक के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिनमें से आप कह सकते हैं कि एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह निकलेंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आएंगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। अब इस वीडियो के अंदर मैंने प्लान ए और प्लान बी भी सेट किया है, वो क्या होगा वो आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और समझना है कि कौन से चैप्टर से, किस टॉपिक से, किस तरह का सवाल एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। मैंने पूरी बुक का एनालिसिस किया है और अगर के कोई कहता है सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं, तो आप लोग थोड़ी सी देर के लिए ये देख लें। इसके बाद आपके जो है हुक्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट और ये शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए आ सकता है। ऑर्बिटल मोशन है, यहां से ऑर्बिटल मोशन जो है ना, इससे न्यूमेरिकल, इससे शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। तो ऑर्बिटल मोशन को जरा अच्छे से प्रिपेयर करके जा। डिफरेंशिएट आता है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस पास जो इंपल्स का कॉन्सेप्ट है वो यहां से आपके पास, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आपके पास इंपल्स होता है। तो अब सब कुछ क्लियर हो गया है कि पिछले साल भी बच्चों के लिए इसी तरह का हमने गैस लगाया था अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत बेस्ट लगा। और अब 2026 के लिए आप लोगों के लिए गैस लेके आए हैं। सो इंशाल्लाह आपका बोर्ड का पेपर सारा का सारा इसी गैस से होगा। मेरी स्पेशल दुआ उन बच्चों के लिए है जो इस वक्त कमेंट में आमीन लिखेंगे कि अल्लाह ताला तमाम उन बच्चों को जो इस वक्त कमेंट में आमीन लिख रहे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम बच्चों को 95% से ज्यादा स्कोर दे ओवरऑल बोर्ड के एग्जाम में। इसके साथ साथ यहां पर 9th क्लास वाले बच्चों के लिए हम लोग एक स्पेशल बैच अनाउंस कर रहे हैं, यलगार बैच। और इस बैच के अंदर आपको फुल कोर्सेज की रिवीजन करवाई जाएगी विद ईच एंड एवरीथिंग, आपके एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, लॉन्ग क्वेश्चंस, और साथ साथ मेंटरशिप, काउंसलिंग और बहुत कुछ आपको इस बैच में मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के गेस्ट पेपर्स भी आप इस बैच के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, पेपर से पहले उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब कि एक दिन हमारा क्लास होगी, दूसरे दिन हमारी कह सकते हैं कि पेपर होगा उसका, फिर क्लास होगी, फिर पेपर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर चैप्टर की क्विक रिवीजन विद पेपर, फिर उसके बाद क्विक रिवीजन, फिर पेपर। तो पूरा सिलेबस आपको इस क्रैश कोर्स के अंदर करने को मिल सकता है। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है कि अगर के पूरा साल नहीं पढ़ा तो ये इस बैच के अंदर आप रजिस्टर होकर फुल कोर्स को एक बेस्ट वे में कवर कर सकते हैं। सो दैट्स इट। स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा है, इस पर आप राब्ता करके, कांटेक्ट करके आप रजिस्टर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। दैट्स इट। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गुड लक के लिए वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तक अगर के तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाले टाइम पे तुम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मिस करने वाले हो। वो बोर्ड के लिए तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इस चैनल पर तुम्हें अपडेट मिलेगी। दैट्स इट। तो अब आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया है। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक्स की तरफ और उन टॉपिक्स को जरा एनालाइज करते हैं कि ये टॉपिक्स आपके इस दफा जो बोर्ड एग्जाम है इसमें किस तरह से आपको दिखाई देंगे या फिर नजर आएंगे हमारे। तो यहां पर इन टॉपिक्स को जानना ये जरूरी है, जैसे मैं शुरू में बता चुका हूं कि हर टॉपिक को आपने समझना है कि किस टॉपिक से सवाल कैसे आएगा, न्यूमेरिकल किन टॉपिक से आ सकता है, एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, या फिर प्लान ए और प्लान बी बहुत स्पेशल है, वो फिर समझाऊंगा कि बेसिकली उसको कैसे आपने अप्लाई करना, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम आपने जब बोर्ड में जाना है तो इंशाल्लाह ताला फुल प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है। इन चीजों को जरा समझ के जाना है कि बोर्ड में क्या चीजें आपको जो है मतलब कि वहां पर जरूर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहां पर अगर हम लोग देखें ना तो सबसे पहले यहां पर जो आपके टॉपिक्स मैंने इनलिस्ट किए हैं फर्स्ट चैप्टर से, मतलब कि दीज आर लाइक प्लान ए जो है, ये तो आपने टॉपिक्स लाजमी प्रिपेयर करने ही करने। मतलब कि मैंने पूरे चैप्टर में से सिर्फ 3 टॉपिक्स जो हैं बहुत ज्यादा हाईलाइट किए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर साइंटिफिक नोटेशन है और प्रीफिक्सेस है। फर्स्ट टॉपिक जो आपको नजर आ रहा है यहां पर, ठीक है, ये जो टॉपिक आपके पास आ रहा है, इस टॉपिक को अगर आप देखो ना तो इससे बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम
और बेसिकली आपके पास एमसीक्यूज निकल सकता है, ठीक है। मतलब कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में इतना चांसेस का नहीं, कम होता है। अगर आ जाए तो क्या ही बात है कि आपको अगर एक लेट्स से फॉर एग्जांपल एक नंबर दे दिया गया है और उसे कह रहे हैं कि इसको इस प्रीफिक्स में लिखो, ठीक है, या फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, या फिर आपने मतलब के प्रीफिक्स में कन्वर्जन करनी है, तो उसको उस नंबर को आपने कन्वर्ट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशंस के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, उसके लिए प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये एमसीक्यूज में भी नजर आ सकते हैं इंशाल्लाह। और ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी नजर आ सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि एक नंबर है उसको कन्वर्ट करने का कह रहे हैं, या फिर आपके पास एक नंबर है लेट्स से फॉर एग्जांपल कि माइक्रो को आप नैनो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप बेसिकली लाइक द थिंग इसके पीको को माइक्रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या द थिंग इसके इस तरह से कन्वर्जन एमसीक्यूज में हो सकते हैं, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी प्रीफिक्सेस के रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि पेपर में बहुत मुश्किल चीजें हमेशा नहीं आती, पूरे पेपर में बहुत मुश्किल चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। इससे पहले वाला एक टॉपिक है, ठीक है, इससे पहले वाला टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक कह सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज या बेस यूनिट्स विद डिराइव क्वांटिटीज या डिराइव यूनिट्स। इस तरह का कंपेयर भी क्वेश्चन में आ सकता है, डिफरेंशिएट भी आ सकता है, ठीक है, जो बहुत बेसिक्स होती है। मतलब कि लाइक द थिंग इज के वो आपके एक तरह के प्लान बी में चीजें हैं जो मैंने यहां पर मेंशन भी नहीं की। अब बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। अब एग्जामिनर पेपर को बहुत सिंपल भी कर देता है बाज़ औक़ात, इसलिए कि पेपर सारे बच्चों को मद्देनजर रख के बनाया जाता है। पेपर हमेशा एवरेज बच्चे को मद्देनजर रख के बनाया जाता है, बहुत हार्ड पेपर नहीं होता फेडरल बोर्ड का, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि यार वो क्वेश्चन भी आपको थोड़े बहुत उसकी लाइक कह सकते हैं समझ होनी चाहिए। लेकिन ये जो टॉपिक है इसको लाजमी देखना है। इसके अलावा स्केलर एंड वेक्टर्स का और वेक्टर एडिशन का हेड टू टेल रूल, या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि मतलब कि लाइक द थिंग इज कि अगर के आप लोग इंटरेस्टेड हुए और आप मुझे कमेंट में बता देना कि अगर आपको चाहिए वो नोट्स और वो क्वेश्चन चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला मैं इस चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। वो उसके लिए आपकी लाइक विलिंगनेस चाहिए होगी कि अगर के मैं देखूंगा अगर 100 से ज्यादा कमेंट्स हुए तो इंशाल्लाह ताला विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू, राइट। तो वेक्टर एडिशन से सवाल आ सकता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से सवाल आ सकता है, या फिर आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट का फर्क होता है उससे सवाल आ सकता है। तो इसको आपने परफेक्टली प्रिपेयर करना है। और इसके साथ साथ आपके पास प्रिसिशन और एक्यूरेसी है हमारे पास। मतलब कहने का ये हुआ कि प्रिसिशन और एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, राइट। शॉर्ट क्वेश्चन में इसके आने के चांसेस अच्छे होते हैं, मतलब कि ये आ सकता है। अब ये जो प्रिसिशन एक्यूरेसी है इसके साथ थोड़ा सा एरर भी लिंक करता है, ठीक है, मतलब कि एरर का आपको पता होना चाहिए। अब ये कहते हैं कि नहीं सर लाइक द थिंग इसके एक पेपर में प्रिसिशन एक्यूरेसी आ गया, दूसरे में एरर आ गया, तो एरर की टाइप्स का आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसको हम प्लान बी में मतलब कि कंसीडर करेंगे। तो मैंने कुछ टॉपिक्स प्लान बी में यहां पर जो लिखे हैं, प्लान बी के टॉपिक यहां पर मेंशन नहीं किए हुए। अब बच्चा अगर कहता है कि सर मुझे क्या चीज परफेक्टली करके जानी चाहिए, तो ये पहले चैप्टर में ये 3 चीजें लाजमी करके जाना। लेकिन अगर बच्चा कहता है कि सर मुझे शक हो रहा है कि सर वो, तो फिर आपने उस शक को दूर करने के लिए डिफरेंशिएट बिटवीन डिराइव यूनिट बेस यूनिट्स ये टॉपिक कर लेना, ठीक है। इसके साथ साथ आपने लाइक एरर और उसकी टाइप्स या उसकी कॉजेस के एरर किस वजह से आता है वो प्लान बी का टॉपिक है, वैसे पीबीए का टॉपिक है वो, ठीक है। और इसके साथ साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये बहुत मतलब कि लाइक द थिंग इसके इंपॉर्टेंट है। अगर के पेपर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चला गया तो उसमें क्वेश्चन आएगा कि राइट द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, या फिर एक नंबर दे दिया जाएगा आपको। ये प्लान बी का टॉपिक है। अब आपकी मर्जी है प्लान बी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, लेकिन प्लान ए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये तुमने लाजमी करके जाना है। तो उसमें अगर के लेट्स से फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूं एमसीक्यूज, या फिर जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो भी बता देता हूं कि अगर के इसका लाइक एमसीक्यूज आया तो ये फिर इस तरह से आएगा। एक नंबर दे देंगे आपको, ठीक है, एक नंबर होगा और उस नंबर में से आपको कहेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ कितने हैं या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली आपने आइडेंटिफाई करना होगा। अगर चैनल पर तुम नए हो तो इस चैनल पर बहुत कुछ मैं आने वाले टाइम पर इतना सरप्राइजिंगली मिलेगा कि मैं सारी चीजें तुम्हें बता दूंगा कि कैसे की जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। बाकी क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, नंबर पर कॉन्टेक्ट करके तुम इस पर रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। ये भी बात ध्यान में रखना है कि इसमें सारा कोर्स हम लोग रिवाइज कराएंगे 1 शॉट में और गेस्ट पेपर्स भी देंगे। इसके साथ साथ आपके पास एक सवाल आता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइक कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पर आपके पास इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना उस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन मैं इस टॉपिक को एज अ प्लान बी में रखूंगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर के ये चौथा टॉपिक में इसमें मतलब कि अपनी विलिंगनेस से ऐड करना चाहूं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। लेकिन बैक बेंचर टाइप बच्चा जो होता है वो आखिर साल के आखिर में बहुत कम चीजें मांग रहा होता है, क्योंकि मेरे लाइक पहली दफा तो है नहीं, मतलब कि लाइक द थिंग इसकी ये चीज है कि बच्चा जो है वो कहता है सर इतने ज्यादा दे दिए, तो
ये टॉपिक तो तुमने पहले कर लेने हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम कहते हो कि नहीं सर मैं अपने रिस्क फैक्टर को और भी कम करना चाहता हूं, तो यहां पर एक चीज याद रखना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कर जाना। अगर तुम कहते हो नहीं सर मैं इस टॉपिक को नहीं करना चाहता, मत करो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक एमसीक्यूज में तुम्हें नजर आ सकता है। इस दफा 2026 में हो सकता है, मुझे लग रहा है कि इसका एमसीक्यूज आएगा। और अगर के बहुत भी मतलब के हुआ तो आपको मतलब कि ना इसके लाइक एक शॉर्ट क्वेश्चन भी नजर आ सकता है इससे कि राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास हैं उसको 2 डेसिमल प्लेसेस पर राउंड ऑफ करो, तो वो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन बन जाता है। या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इसके होते हैं, 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी आपको दिखाए जा सकते हैं। सो बेसिकली लाइक द थिंग इज के प्लान बी आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, प्लान ए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, कि जो करना ही करना है वो 3 टॉपिक्स आपके। प्लान बी में डिफरेंशिएट बिटवीन डिराइव यूनिट, बेस यूनिट्स और उसके साथ साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर कोई नहीं करना चाहता, ठीक है, अपनी मर्जी मत करो, ठीक है, लेकिन ये 3 टॉपिक लाजमी करके जाना, इस चीज को अपने माइंड में रखना, ठीक है। मतलब कि गेस को कंप्लीटली मतलब कि मैं बता देता हूं कि बेसिकली आपके पास कैसे आएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने लाइक सेकंड चैप्टर पर। सेकंड चैप्टर में जो आपका लाइक जो एक कॉन्सेप्ट होता है स्पीड एंड वेलोसिटी का, स्पीड एंड वेलोसिटी की अगर बात करें, ये प्लान ए के टॉपिक्स हैं, ठीक है, प्लान ए के टॉपिक फर्स्ट प्रायोरिटी। स्पीड में लाइक द थिंग इसके डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक एवरेज स्पीड एंड लाइक बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस तरह से भी आ सकता है सवाल। या फिर डायरेक्टली सवाल आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, या फिर इस तरह सवाल आएगा कि हाउ द वेलोसिटी लाइक कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल आ जाएगा। या फिर सवाल आ जाएगा आपके पास के डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब सवाल की नेचर लाइक द थिंग इसके ये पेपर मेकर की मेंटालिटी पर जाएगा, मतलब कि तुम्हारी पहली दफा है, ये तुम देख लोगे कि 2 पेपर आएंगे, एक लोकल पेपर होता है और एक हार्ड पेपर होता है। हार्ड का मतलब ये नहीं होता कि मुश्किल पेपर है, हार्ड का जो टर्म है वो बेसिकली डिस्टेंट एरियाज होते हैं, लाइक दूर के जो एरियाज होते हैं उनमें पेपर जो वो भेजते हैं बाय मेल या बाय टीसीएस, लाइक द थिंग इसके जो आपके पास होता है उस तरह लाइक जो पेपर जाता है तो उसको वो हार्ड एरिया कहते हैं, जिनको लाइक द थिंग इसके फेडरल बोर्ड दिन के वक्त जो है मतलब कि पेपर वाले दिन पेपर डिलीवर करता है, जैसे रावलपिंडी करीब करीब वाकेंट और जो करीब करीब सिटीज हैं उनको लोकल एरियाज बोला जाता है। तो इसलिए जरा मिसकंसेप्शन क्लियर कर लेना, ये बच्चों की मिसकंसेप्शन होती है कि हार्ड एरिया का पेपर का मतलब हार्ड होता है, ये नहीं होता ऐसा, ठीक है, इसकी क्लैरिफिकेशन देना यहाँ पे जरूरी थी। तो ये डिपेंड करता है सवाल कैसे आएगा, ठीक है, डिपेंड करता है सवाल कैसे आएगा कि लाइक स्पीड का फॉर्मूला देकर आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, स्पीड का फॉर्मूला देकर लाइक द थिंग इज के आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक रैपिड फायर है कि मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे कमेंट बता देना कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी जो है वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है कितना 1 घंटे के अंदर, उसकी स्पीड बताओ मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये बेसिकली लाइक द थिंग इसके आपका लाइक द थिंग इसके मतलब के एक न्यूमेरिकल बन सकता है, आप उसकी स्पीड बता सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो जैसे आपको मतलब के मुनासिब लगता है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि दिस इज व्हाट द केस कि ये आपके क्वेश्चन की टाइप हो सकती है, ठीक है। इसके बाद ये प्लान है कि क्वेश्चन आपके पास टॉपिक्स हैं जो आपने लाजमी करना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है, ये जरूर आएंगे। एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में फर्क, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन का फर्क, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होता है ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, सही है। इसके अलावा आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह सवाल आ सकता है, सही है। आपके पास सवाल जो है वो बेसिकली लाइक द थिंग इज के अगर एक स्टोन गिर रहा है और एक लेट्स से फॉर एग्जांपल एक लाइट पार्टिकल फेदर या विंग्स, फेदर कह सकते हो, बर्ड फेदर जो होते हैं वो गिर रहे हैं, तो दोनों सेम टाइम पर हिट करेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैक्यूम में दोनों के लिए सेम रहेगी, एयर रेजिस्टेंस फिर उसकी जर्नी को मतलब कि मुतासिर कर सकता है। इस तरह का सवाल आ सकता है, ठीक है। द थिंग इज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इसका मेन कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि ये सवाल कैसे आएगा, सही है। तो ये बेसिकली एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने लाजमी करके जाना, प्लान ए के टॉपिक्स हैं, ठीक है, ओके। न्यूमेरिकल ऑन डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड टाइम ग्राफ, अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ में और स्पीड टाइम ग्राफ में ये बेसिकली आपके पास एमसीक्यूज आता है। इससे मुझे लगता है लिख लो अपने पास, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है, 2026 फर्स्ट एनुअल के बच्चे मेरे अल्फाज मार्क कर लो अपने पास कि पेपर में ना एक इंशाल्लाह ताला इस तरह का ग्राफ आ सकता है। वो ग्राफ कैसे हो सकता है? वो ग्राफ ऐसे हो सकता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इस तरह से होगा और दरमियान में डिफरेंट टाइप के आपको बताए होंगे, टाइम स्पीड या इस तरह से टाइम डिस्टेंस, इस तरह से उसकी नेचर फाइंड करने का कहा होगा कि ये ग्राफ क्या स्टेट करता है। ये ग्राफ जो है मिसाल के तौर पर ये ग्राफ इनमें से मिसाल के तौर पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कौन सा है, इस तरह से एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, मतलब कि ये अप्लाइड वे में सवाल आता है। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज मेंशन कर दूं,
एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, और वो वीडियो जो है वो आपने लाजमी देखनी है। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स है कि पेपर में क्वेश्चन की नेचर को कैसे समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होंगे उसमें एक सवाल होता है जिसमें कॉन्सेप्ट मांगा होता है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट को आपको कहा होगा कि ये क्यों ऐसा होता है, उसमें कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है। लेकिन एक सवाल होता है जिसमें कॉन्सेप्ट तो है लेकिन उसको अप्लाई किया हुआ कहीं पर। मैं समझाने की कोशिश इस तरह से आसान एग्जांपल से करूंगा। मिसाल के तौर पर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये ग्राफ आपको स्ट्रेट क्यों नजर आ रहा है, ये रीजन है, इसकी रीजन ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि ये स्ट्रेट क्यों नजर आ रहा है। आप इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल इक्वल चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस वजह से ये ग्राफ आपको इस तरह से स्ट्रेट नजर आ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ठीक है। लेकिन अगर कि आपको ये सवाल आ जाए, इस तरह से आ जाए, अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इट्स ग्राफ। अब उन्होंने क्या किया कि उस कॉन्सेप्ट पर कोई सिचुएशन लगा दी है एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब कि ये एप्लीकेशन बेस्ड में आपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। यहां पर बच्चा ट्रिक हो जाता है, मतलब बच्चे को ट्रिक करना बहुत आसान होता है। बच्चे को मतलब कि लाइक द थिंग इसके घुमाना यहां पे बड़ा आसान होता है, ठीक है। बच्चा यहां पर पजल हो जाता है, वो ऊट पटांग बातें लिखता है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए वो वीडियो बताऊंगा, उसको लाजमी देखना। तो ये सवाल यहां से इस तरह से एमसीक्यूज में भी निकल सकता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज जो है ना, एमसीक्यूज में निकल सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कि 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज की है, एमसीक्यूज आएगा इस तरह का इंशाल्लाह ताला, ठीक है। या फिर आपके पास एक लॉन्ग न्यूमेरिकल आ सकता है, लॉन्ग में न्यूमेरिकल। अच्छा, बास टॉपिक्स होते हैं जो न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से अच्छे होते हैं, मतलब कि उनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैंने फेडरल बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि वो क्या कहता है। फेडरल बोर्ड और एपीएस की मेंटेलिटी थोड़ी सेम होती है। एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल पाकिस्तान का सिस्टम है, इनकी मेंटेलिटी एक होती है, ठीक है, क्योंकि मैं इन सिस्टम का कई साल हिस्सा रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को कह सकता हूं। ये नहीं कहता कि मैं बहुत अलामा हूं, कोई आलिम फाजिल हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली टाइम गुजारा तो मैं उसकी बेस पे बात करूंगा। कि मिसाल के तौर पर आपको एक ग्राफ कह देते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी बुक है, उस बुक के अंदर भी इस तरह का एक ग्राफ है, एनबीएफ की बुक में एक ग्राफ है कि वो बेसिकली इस तरह से कह रहे हैं आपको कि मिसाल के तौर पर ये ग्राफ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ का ग्राफ है। आप इसमें एक काम करें कि इस स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर ये टाइम है, ये स्पीड है, तो बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली आपके पास जो है यहां पर डिस्टेंस फाइंड करें और यहां पर आप एक्सेलरेशन फाइंड करें, यहां पर एक्सेलरेशन निकालें। इस तरह का बेसिकली न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, इस तरह का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अब द थिंग इज कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी तैयारी कितनी अच्छी करके जाते हैं। लेकिन दिस टॉपिक मेरे हिसाब से ये टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए इस दफा 2026 के लिए हॉट है। 2026 फर्स्ट एनुअल में आया या सेकंड एनुअल में आया, ये टॉपिक आपको नजर आएगा इस तरह से, ठीक है। हाँ, किस्मत अच्छी हुई तो इस तरह से आ सकता है कि यार फाइंड द लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि ये एक्सप्लेन, फेडरल बोर्ड में पंजाब बोर्ड वाला सिस्टम से क्वेश्चन कम आते हैं उस तरह से, लेकिन एक्सप्लेन द स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सप्लेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस तरह से, तो वो आपकी लक है, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो क्या कंडीशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो क्या होगा, या वगैरह वगैरह, जिस तरह से आपके पास लाइक कह सकते हैं सवाल बन सकता है। लेकिन बात यह है कि टॉपिक को करके जाना, ये प्लान ए का टॉपिक है। अच्छा, एक टॉपिक है पीछे वाला, ऐसा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला, मैंने वो मेंशन नहीं किया, प्लान बी में कर लेना, ठीक है। लाजमी एक सवाल जरूर करके जाना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं। एक सवाल वो जो एक लाइक क्विज भी है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, तो उसका जवाब है यस, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, दोनों बराबर होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। लाइक कह सकते हैं कि इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, व्हाट शुड बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। अगर कि वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है तो आपके पास जीरो होगी डिस्प्लेसमेंट। और अगर कि लेट्स से फॉर एग्जांपल डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी अगर कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, और अगर कि आपके पास वो डिस्टेंस की बात करें तो वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा 2 पाई आर के। इस तरह से सवाल आ सकते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, करके चले जाना। एक सवाल बता रहा हूँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके पेपर में बहुत सिंपल सवाल आए, दुआ कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने दुआ की थी, अल्लाह ताला ने वो दे दी, तीन सवालों की दुआ की थी, एक सवाल लाइक द थिंग इसके उसमें जरूर आया था। इस दफा ये दुआ है अल्लाह ताला कि बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आ जाए, आमीन। डिफरेंशिएट बिटवीन बेस क्वांटिटीज, बेस यूनिट्स विद डिराइव क्वांटिटीज या डिराइव यूनिट्स, इस तरह का सवाल आ जाए, आमीन। ये सवाल बेसिकली इस तरह बेसिकली आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और जो है प्लान बी का टॉपिक है कि आपके पास लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, इस तरह से बेसिक सवाल आ जाए। यानी कि बेसिक सवाल इस तरह से आ सकता है, मतलब कि दुआ अल्लाह ताला से कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन, बेसिक चीजें, ये प्लान बी की चीज है। मतलब कि करना चाहते हो तो ठीक है, ये तो हर बच्चे को पता होती है, लेकिन नहीं अगर तुम कहते हो नहीं सर मुझे वो बताएं जो लाइक करना ही करना है, ये 3 टॉपिक करने हैं बस।
ठीक है, काफी है, ओके। लेकिन ये जो कुछ क्वेश्चंस बताए ना, 2-3 क्वेश्चंस बता दें एडिशनल, इन 3 टॉपिक्स के साथ वो क्वेश्चन जरूर कर लेना। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें नंबर है और कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरा टॉपिक अगर नहीं करते सिर्फ इसमें ये कर लो, बस बात खत्म, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला करम करेगा जरूर। अब चले जाते हैं डायनेमिक्स 1 की तरफ, चैप्टर 3 हमारा। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पहला मुझे नजर आता है वो लॉ ऑफ इनर्शिया, कि लॉ ऑफ इनर्शिया की सिचुएशन दे देंगे कि हाउ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड विद लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, या कोई एप्लीकेशन बेस्ड सवाल देंगे, ठीक है। व्हाई इट्स डिफिकल्ट, व्हाई इट्स डेंजरस टू, कह सकते हैं कि मतलब कि सिट ऑन द रूफ टॉप ऑफ बस ड्यूरिंग इट्स जर्नी। आप जर्नी, बस की जर्नी में उसके रूफ टॉप पे बैठे क्यों डेंजरस होता है? इनर्शिया की वजह से। आप गाड़ी में, लाइक द थिंग इसके, जब आप गाड़ी टर्न लेती है आपकी बॉडी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, क्यों होता है ऐसा? इस तरह से सवाल आ सकता है। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। हाउ लॉ ऑफ इनर्शिया इज एफिलिएटेड या रिलेटेड विद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इस तरह सवाल बन सकता है, ठीक है। व्हाई द लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इस तरह सवाल बन सकता है। अब डिपेंड करता है ना आपके पास कि इस टॉपिक से कैसे सवाल बनता है, लेकिन ये टॉपिक फुल फ्लेज आपको प्रिपेयर करके जाना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव लाइक F = ma। अब यहां पर मसला ये है ना कि अगर एक पेपर में ये सवाल आ गया तो दूसरे पेपर में ये आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं ये सवाल, ये टॉपिक हटा देता हूं। बात जगहों पर मेरी खुद लिमिटेशंस हैं, अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, ठीक है। मतलब कि इट्स नॉट माय फर्स्ट टाइम, सही है, ये इट्स नॉट माय फर्स्ट टाइम। आप इस चैनल पे देख लो, मतलब कि पिछले साल भी कैसे लगे थे, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट लगे थे, आपने वीडियो की शुरू में भी देख लिया। पॉइंट ये है सारा का सारा, कि यहां पर अगर एक पेपर में सेकंड लॉ आ गया, दूसरे पेपर में फर्स्ट लॉ आ गया, मैंने एक टॉपिक दे दिया और दूसरा टॉपिक ना दिया, तो जिस बच्चे के पेपर में सवाल आया होगा उसने मुझे बना लेना अब्बू, ठीक है। हमेशा से ऐसा ही होता है, सो अब्बू मैं कहा, हमारे अब्बू आगे, ठीक है। और जिसके पेपर में नहीं आया वो फ्री में कंटेंट भी ले रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेगा, वो आके नेगेटिविटी पे फैलाएगा, ठीक है। अब इट डिपेंड्स ऑन योर लक, गैस टोटली आपकी लक पे डिपेंड करता है। टीचर की मेहनत को आप कभी भी पॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेरा तजुर्बा रहा है पिछले, तो आपकी पहली दफा, मेरी पहली दफा नहीं है, पिछली दफा 3000 से ज्यादा लोगों ने अनसब्सक्राइब किया हमें, वजह, ठीक है, हमने क्या बुरा किया था? लोगों ने हमें आके नेगेटिव फीडबैक दी। सिर्फ ये हुआ था कि एक बच्चे के पेपर में कमेंट है, बच्चे आपस में लड़ रहे थे कि नहीं मेरे पेपर में आया, तुम्हारे पेपर में नहीं आया, तुम्हारी नहीं, तुम सर क्या, दूसरा जो बच्चा है वो कहता है कि नहीं सर ने मतलब कि गलत बताया। द पॉइंट इज कि यहां पर लिमिटेशन है। मुझे क्या पता आपका पेपर लोकल है या हार्ड है, ये पॉइंट, ये बहुत वैलिड पॉइंट है, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो इसलिए दोनों टॉपिक करके जाना, ये फिर याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट। लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन लॉ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास बन सकता है, ठीक है। इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नॉर्मली न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, यानी कि इससे न्यूमेरिकल नहीं कर सकता है। लाइक पॉइंट है कि आपके पास जो है, लाइक द थिंग इज कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है, अगर कि हम लोग इसको टेक्निकली एनालाइज करें तो मतलब कि लाइक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आपके पास इंशाल्लाह इससे दिखाया जा सकता है, मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। इसके अलावा आपके पास जो है यहाँ पर अगर देखें ना तो लाइक जी की वैल्यू आपके पास, लाइक अगर कि आप देखते हो जमीन से दूर जाते हो कम क्यों होती है, करीब आते हो ज्यादा क्यों होती है, इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइक आ सकता है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कि आप देखते हो ना रिलेशन को, तो ये रिलेशन बेसिकली इस तरह से साउंड करता है, मतलब कि ये आपके पास इस तरह से आता है, और हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर के एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। ये बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म्स ऑफ आप चेंज इन मोमेंटम डिस्कस करते हो। अब पॉइंट ये है कि इसका सवाल एप्लीकेशन बेस्ड कैसे आ सकता है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। एक फील्डर है वो कैच करता है, ठीक है, अपने हाथ को नीचे करता है, क्यों, उसके पीछे ये रीजन है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास दो गाड़ियां टकराती हैं तो उसमें नुकसान किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टाइम लगेगा इनको टकराने में उतना कम नुकसान होगा, जितना कम टाइम होगा आपके पास उतना ज्यादा जो है वो बेसिकली लाइक नुकसान होगा। ये बेसिकली इस तरह से सवाल आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो जो कैच वाला सवाल है वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब इंपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कि आप देखते हो तो आप टाइम को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, चेंज इन मोमेंटम बिकम इंपल्स, एंड दैट वुड बी द केस कि आपके पास कितना जल्दी मोमेंटम चेंज हो रहा है फोर्स के साथ, ये बेसिकली इंपल्सिव इफेक्ट है। इस तरह से सवाल नहीं कर सकता कॉन्सेप्चुअल बेस, या फिर डायरेक्ट आपके पास आ सकता है कि डिफाइन इंपल्स, ठीक है, एंड लाइक कह सकते हैं राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, इस तरह से सवाल आ सकता है, ठीक है। इसको आप करके जाना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि लाइक इस तरह से बेसिकली सवाल घुमा के पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपने इसको प्रिपेयर करना है। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर कि मैं बात करता हूं कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम और एप्लीकेशन की, तो इसमें रिकॉइलिंग ऑफ गन या रॉकेट प्रपल्शन की एग्जांपल है। अगर क्या आप देखो ना, तो इसमें लॉन्ग का जो क्वेश्चन है वो बन सकता है, मतलब कि लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से ये सवाल बन सकता है। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कि आपके पास ये सवाल आया कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, F0 होगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी कि नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो मोमेंटम आपके पास फाइनल और इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा। दैट वुड बी द केस आपके पास। सही है, ये ध्यान में रखिएगा। रिकॉइलिंग ऑफ गन में कैसे होता है वो आपसे मांगा जा सकता है। रॉकेट प्रोपल्शन आपके पास ये सवाल आ सकता है, एनबीएफ में एक बॉक्स भी है इसका। तो इसलिए आपने इस टॉपिक को जो है मतलब के माइंड में रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एप्लीकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये जो चैप्टर 3 है ये खासा इंपॉर्टेंट है, आपकी पेपर की बैकबोन इसको समझा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली चैप्टर 3 जो है ना इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब एक बच्चा है जिसने पूरा साल नहीं पढ़ा, ठीक है, और वो कहता है कि सर मुझे ना बहुत कम टॉपिक चाहिए, तो मैं आपको ये रेकमेंड कर सकता हूँ कि न्यूटन लॉस तो आपने करने ही करने। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में याद रखना मैथ एंड वेट का भी फर्क आता है। वेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिफाइन होता है, ये बात ध्यान में रखना कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब होता है कंप्लीट आपके पास। ठीक है, लिमिटेशन का मतलब होता है कि 2 पॉइंट्स हैं बेसिक वो तो ठीक है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फिर आप छोड़ सकते हो बीच में, अगर कि आप कहते हो नहीं सर बहुत कम टॉपिक चाहिए। ठीक है, और लाइक द थिंग इज के लॉ ऑफ इनर्शिया फिर आपकी अपनी चॉइस है कि आप फिर मत करो। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कर लो, फिर लॉ ऑफ इनर्शिया और सेकंड लॉ में एक कर लेना। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है कि सर मुझे ना कम टॉपिक चाहिए। अभी ये पूरी बुक के फिल्टर टॉपिक है, पूरी बुक आप खोल के देखें आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि बुक बहुत बड़ी है। लेकिन फिर भी बच्चा कहता है कि क्योंकि मुझे हर तरह की बच्ची ऑडियंस देखते हैं, तो मैं वही कहूंगा कि आप फिर इसमें से इन 2 टॉपिक्स में से अपनी मर्जी के कर लें, अपने एक नसीब पर बात छोड़ दें और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को निकाल दें, एक्सक्लूड कर दें, तो बाकी आप मतलब किसको देख सकते हैं तो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीन है मेरे पास। इसके बाद बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि अगर आप देखते हो यहाँ पर डायनेमिक्स 2 का टॉपिक आता है। डायनेमिक्स 2 का टॉपिक जो है बेसिकली लाइक चैप्टर इसके टॉपिक्स लाइक खासे इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग देखें ना तो ये दोनों आपस में बहन भाई हैं, मतलब कि ये भी फोर्स का चैप्टर है लेकिन ये रोटेशनल एनालॉग है, मतलब कि रोटेशनल वे में। ठीक है, तो अगर कि हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टॉर्क का न्यूमेरिकल टॉर्क है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका टॉर्क मतलब कि निकालने का कहा जा सकता है, या फिर आपके पास इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आता है कि अगर के डोर है तो हम डोर पर लाइक कह सकते हैं कि फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो वाई लाइक कह सकते हैं कि जो डोर नॉब होता है वो हमेशा दूसरे एंड पर लगता है। बड़ा फेमस सवाल है, टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए आपके पास क्यों जरूरी होता है, इस तरह का सवाल आ सकता है इसमें। ठीक है, इस तरह से इसके अलावा ये सवाल आ सकता है कि एक लॉन्ग स्पैनर होता है और एक शॉर्ट स्पैनर होता है। why we need to use लाइक कह सकते हैं कि a long spanner to open the tight nut, एक नट टाइट है उसके लिए लॉन्ग स्पैनर आप यूज करते हैं। क्यों? एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आ सकता है, या न्यूमेरिकल या एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आ सकता है। अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई तो इस तरह का सवाल आएगा, डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क। ठीक है, T इज इक्वल टू मोमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट है, दैट्स इट। इसका यूनिट एमसीक्यूज में आ जाता है, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, इस तरह सवाल आ सकता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज नेगेटिव है, कन्वेंशनली एमसीक्यूज आ जाता है। ये बेसिकली आपने ध्यान में रखना है कि टॉर्क का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं इक्विलिब्रियम पर। अच्छा, ये दोनों टॉपिक एक ही हैं। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जस्टिफाई करता है। अब ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें ना ये सारे पहले बता देता हूं और फिर बताऊंगा कि प्लान बी का टॉपिक कौन सा है। ठीक है, पहले प्लान ए है जो आपने लाजमी करना ही करना है, लाजमी करना, उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन प्लान बी समथिंग लाइक जिसको आप फिर भी फ्लक्चुएशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे, फ्लक्चुएशन नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसको छोड़ सकें। ठीक है, ये जो दोनों टॉपिक्स है ना, इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, ठीक है, ये टाइप्स हैं इसकी, सही है। और लाइक द थिंग इज के प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इससे न्यूमेरिकल निकलता है। ठीक है, न्यूमेरिकल मुझे लगता है, ऐसा गुमान है कि 2026 में इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में इंशाल्लाह, या फर्स्ट एनुअल में या सेकेंड एनुअल में, सही है। ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके पास आ रहा है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और इक्विलिब्रियम जो है बेसिकली आपके पास, इसमें फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन लॉन्ग में आ सकती है। इक्विलिब्रियम क्या होती है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इक्विलिब्रियम को कैसे जस्टिफाई करता है, ये टेक्निकल सवाल बन सकता है। नेट फोर्स इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहता है, इस तरह से सवाल बन सकता है। कनेक्शन बनेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, नेट फोर्स दोनों में 0 होता है। ठीक है, बात खत्म। इक्विलिब्रियम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम है। ठीक है, एक किताब रेस्ट में है, नेट कंडीशन उसकी क्या है, 0, मतलब रेस्ट है।
नेट एक्सेलरेशन उसका 0, नेट फोर्स 0 आपके पास, ठीक है। अगर कि एक यूनिफॉर्म लाइक कह सकते हैं कि वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जा रहा है तो लाइक हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग मतलब कि बोलेंगे कि बेसिकली ये लाइक कह सकते हैं कि इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, पंखा है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, आपके पास रोटेशनल, आपके पास जो है रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टेट चेंज नहीं होते, सो दैट वुड बी कॉल्ड इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बात खत्म होगी। इस तरह से एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का न्यूमेरिकल जो है ना, मुझे लगता है कि 2026 के फर्स्ट एनुअल में ना आए तो सेकंड एनुअल में चांसेस बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है, ये चांस है। ओके, स्टेबिलिटी है, ऑन विच फैक्टर्स स्टेबिलिटी डिपेंड्स, स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स से डिपेंड करती है। अब यहां पर इनडायरेक्टली ना वो काइंड ऑफ या स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम बेसिकली पूछ सकते हैं कि न्यूट्रल, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या क्या होते हैं, लेकिन मैं उसकी तरफ इतना लेके नहीं जाऊंगा। आपको स्टेबिलिटी के फैक्टर्स पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक गाड़ी है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और लाइक सेंटर ऑफ मास लोअर करने से, और दूसरा आपके पास उसकी बेस को एरिया वाइड करने में और उसकी बेस को हैवियर बनाने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सो इस तरह का सवाल बेसिकली ध्यान में रखिएगा स्टेबिलिटी से, ठीक है। फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और लाइक रोलिंग फ्रिक्शन का एक रिलेशन होता है, उससे आपके पास पूछा जा सकता है। हाउ कैन बी रिड्यूस स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लाइक मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, आपके पास ये सवाल बन सकता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपके पास ये बन सकता है। और लाइक द थिंग इज कि इसके पॉसिबल सवाल अब डिपेंड करता है कि अगर एक पेपर में फ्रिक्शन का एक आया तो दूसरे पेपर में हो सकता है डिफरेंट आ जाए, ठीक है। फ्रिक्शन का टॉपिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास सेंटीपिटल फोर्स है, न्यूमेरिकल आ सकता है इससे। F = mv² डिवाइड बाय r, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। सेंटीपिटल फोर्स क्या होती है, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स सेंटर, सो सेंटीपिटल फोर्स कैसे जस्टिफाई होती है, ये सवाल है। सो दीज आर द टॉपिक्स, दैट्स इट। अब एक बच्चा जो है रोला डाल देगा, यहां पर कहता है कि सर मैं नहीं कर सकता ये, ठीक है, ये सारे ज्यादा हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेबिलिटी लक पर छोड़ सकते हो, ठीक है, लक पर। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लक पर छोड़ सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इक्विलिब्रियम कर लेना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को फिर बस टाटा बाय बाय कर दो अपने लक के ऊपर। और सेंट्रीपिटल फोर्स लक पर छोड़ सकते हो, ठीक है। बस मेरे जो बाकी टॉपिक रह गए पीछे कर लो। दिस इज व्हाट द केस, ये आपकी अब मतलब कि ना जो प्लान ए और प्लान बी की सेपरेशन है। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा यार ये टॉपिक तो तुम कर ही सकते हो, मतलब कि ये ज्यादा नहीं है, बुक खोल के देखना तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। एक बच्चा जो लास्ट टाइम पर आएगा ना, मुझे ऐसे कमेंट्स की यकीन करो, मुझे मतलब कि ना लाइक नजर आ रहे हैं ऐसे कमेंट्स, अभी वीडियो बन रही है, मैं ऐसे कमेंट्स देख सकता हूँ, ठीक है, या इनके उतार के मैं देख सकता हूँ, ठीक है, इनके उतार के देख सकता हूँ, तुम्हें देखा ऐसे कमेंट्स लाजमी आएंगे कि ये तो पूरी बुक दे दी है। उस बंदी ने पूरी बुक देखी भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पहली दफा वोट दे रहा ना, और पूरा साल उसने क्या किया, चेल मोलते मीठे चोर, उसने पूरी बुक देखी भी नहीं होगी, पूरी बुक नहीं उठा के देखी होगी। अगर देखी भी होगी उसने लास्ट टाइम में देखी होगी, और लास्ट टाइम वीडियो देखी होगी तो फिर उसको बहुत पहाड़ नजर आ रहा है। उसके लिए मैंने प्लान बी और प्लान ए सेपरेट किया। जो बता रहा हूँ टॉपिक्स, जो क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर ये सारा कर जाता है बंदा, पेपर निकल जाएगा इंशाल्लाह ताला, बेस्ट वे में निकल जाएगा, लाइक 100% मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद लाइक प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड हमारे पास। अच्छा, मैं पहले बता दूं कि ये दो चैप्टर्स खास से अहम हैं, ये दो चैप्टर बहुत अहम हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अनइंपॉर्टेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स यहां पर मेंशन नहीं कराया ऊपर, ठीक है, डिफरेंशिएट आ सकता है उसका, लक है वो भी है आपके पास, ठीक है, मैंने मेंशन नहीं कराया आपके पास। फंडामेंटल फोर्सेस मैंने यहां पर मेंशन नहीं कराई, ठीक है, वो बड़ी अपग्रेडेड चीज है, लेकिन लक है वो भी आ सकती है आपके पास। पॉइंट है ना, ये चैप्टर बैकबोन होता है, ये चैप्टर बैकबोन है, पूरी किताब का बैकबोन है ये चैप्टर, इसको मत छोड़ के जाना, ठीक है। और ये चैप्टर इसका आपस में बहन भाई है, दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं बात यहां पर मेंशन करना भूल गया था कि ऊपर इसके अनइंपॉर्टेंट भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब यहां पर ये चैप्टर है, ये वाला चैप्टर जो प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स है, इसमें ये टॉपिक्स हैं कुछ। हुक्स लॉ, F = -kx, इसकी एप्लीकेशन या पढ़ लेने से रिलेटेड क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर, एक सर्टेन रीजन है वहां पर तूफान आने वाला है, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट दैट कंडीशन की तूफान आने वाला है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेरिएशन होता है, एकदम से प्रेशर ड्रॉप होगा, हमें पता लग जाएगा कि साइड से क्या आने वाला है, साइड से तूफान आने वाला है, क्योंकि साइड की जो दूसरे सिटी की या दूसरे लाइक एयर मैसेज हैं दूसरे रीजन के, वो उस एयर मैसेज रश आउट करके आपके पास उस जगह को फिलअप करने की कोशिश करेंगे, जिससे तूफान कहते हैं। तो अगर सडनली आपका प्रेशर ड्रॉप हो गया तो ये इस तरह से आता है। ऑल्टीट्यूड के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर लिख लो अपने पास, ये ऑल्टीट्यूड के साथ लिख लो, एंड ऑल्टीट्यूड हाइट के साथ क्या वेरिएशन होता है।
ऑल्टीट्यूड के साथ जितना ऊपर जाएंगे उतना प्रेशर कम हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ऑल्टीट्यूड जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशन होता है, ये बात ध्यान में रख लेना। लिक्विड प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेरिवेशन लॉग में आ सकती है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आ सकता है प्लस न्यूमेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैनोमीटर आपके पास जो है बैरोमीटर के साथ डिफरेंशिएट में भी आ सकता है। डिफरेंशिएट, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन मैनोमीटर एंड बैरोमीटर, इस तरह सवाल आ सकता है। या फिर लाइक व्हाई डू वी यूज लाइक द थिंग इज कि अपना मैनोमीटर क्यों यूज करते हैं, इस तरह से एडवांटेजेस आपके पास आ सकते हैं। मैनोमीटर क्या होता है, क्यों यूज होता है, इस तरह से वेरियस डिजाइन के क्यों होते हैं, इस तरह सवाल आ सकता है। पास्कल्स लॉ एंड एप्लीकेशन इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर क्या तुम कहते हो कि सर इसमें स्टार कर दें कुछ टॉपिक्स, पास्कल्स लॉ, लिक्विड प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट का न्यूमेरिकल, हाइड्रोलिक लिफ्ट का टॉपिक, और इसके साथ साथ पास्कल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी भी इज्जत रख ले, ठीक है, और बच्चों की जो है मतलब कि पेपर को बेहतर बना दे। ये बेसिकली दो टॉपिक्स पेपर में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दे दे, ठीक है। बात ये, तो ये दो टॉपिक्स पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कि एक बच्चा रोड़ा डालता है कि सर ज्यादा है तो मैनोमीटर स्किप कर दो, हुक्स लॉ, बस सिर्फ डेफिनेशन और उसकी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, ये सवाल आ सकता है आपके पास, ठीक है। दैट्स द रीजन, ओके। ये बेसिकली आपके पास ना आपको कुछ मतलब कि ना बातें मतलब कि यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। बस ये बातें हैं कि कुछ इसकी वजूहात बेसिक यही है कि मतलब कि ना जो कुछ टॉपिक्स मैंने एक्सक्लूड कराए हैं वो रोला वो उन्हीं बच्चों का अप्लाई भी बनूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई सारा कर सकता है तो ये सारा भी मतलब कि ज्यादा नहीं है, कम है, ठीक है, इसको कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए बात ध्यान में रखना कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं चैप्टर 6 पर। चैप्टर 6 जो है हमारे पास लाइक वर्क एंड एनर्जी है। वर्क का टॉपिक, वर्क की कंडीशंस, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम वर्क, नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, इस तरह से जीरो वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है, ये आपने मतलब के ध्यान में रखना है। किन फैक्टर्स पर वर्क डिपेंड करता है, कब वर्क जीरो होता है, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कौन सी जरूरी होती है वर्क में, इफेक्टिव कंपोनेंट वर्क का क्या होता है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की डिराइवेशन है, काइनेटिक एनर्जी डिराइव K इज इक्वल टू 1/2 mv²। इस दफा लग रखेंगे काइनेटिक एनर्जी इंशाल्लाह आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की डिराइवेशन, पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन आपस में बहन भाई हैं दोनों, ठीक है। तो एक पेपर में अगर काइनेटिक आए दूसरे में पोटेंशियल आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है दोनों में काइनेटिक आ जाए, लेकिन इस तरह से चांस बन सकता है कि डिराइव दोनों मतलब कि आपके पास। और यहाँ पर इस तरह से भी हो सकता है कि अगर एक पेपर में काइनेटिक एनर्जी है तो दूसरे पेपर में कह देंगे कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो आपकी बुक में है कि जो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब जब आप ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो, इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी, जब नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी। अब ये टॉपिक थोड़ा एक्स्ट्रा में आएगा, प्लान बी है, करना चाहो तो कर लेना, एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है। नहीं करना चाहते तो ये टॉपिक फिर सामने इनको कर लो। लाइक द थिंग इसके पावर एंड एफिशिएंसी, आपके पास पावर जो है बेसिकली लाइक द थिंग इसके डिफाइन पावर, एक बड़ा फेमस एमसीक्यू है 1 HP इज इक्वल टू डैश वॉट्स, कितने वॉट्स के बराबर होता है 1 HP, ये नोट कर लो, ये तुम्हें एमसीक्यू इस तरह नजर आ सकता है, ठीक है। 1 किलोवाट और इज अ यूनिट ऑफ डैश एनर्जी, कि 1 किलोवाट और कितने जाउल्स के बराबर होता है, ये भी एमसीक्यू बड़ा फेमस है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू डैश जाउल्स, ठीक है, ये आ सकता है। इसके अलावा 1 किलोवाट और इज अ यूनिट ऑफ डैश, वॉट का नाम देखते ही बच्चे गुमराह हो जाते हैं, पावर पे जाके क्लिक कर देते हैं, पावर पे जाके ऑप्ट कर देते हैं, क्लिक करूं ऑप्ट कर देते हैं। तो 1 किलोवाट और इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। ये फर्दर डिस्कशन है, क्रैश कोर्स में सारी बातें फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इफ यू वांट टू रजिस्टर इन द क्रैश कोर्स तो दैट वुड बी द बेस्ट टाइम कि आप अभी भी अपनी तैयारी को पॉलिश कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास क्या हो रहा है कि एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अच्छा, अब यहां पर एक बच्चा कहता है कि यार सर एफिशिएंसी में क्या सवाल आ सकता है, लमसम बताएं। इस तरह से सवाल आ सकता है कि एफिशिएंसी, इज इट पॉसिबल कि एक मशीन की एफिशिएंसी 100% हो, तो उसका जवाब है नहीं। आइडियली पॉसिबल है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शन की वजह से आपके पास, बात खत्म होगी। अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास जो है ये जो एनर्जी कंजर्वेशन का मैंने बताया ना, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कन्वर्जन जो होती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, वो तो टॉपिक देख लेना इसके साथ, मैंने मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन देख लेना कि वो आ सकता है, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कन्वर्जन जो है ना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, उसको आप देख लेना, ओके हो गया। इसके बाद डेंसिटी एंड टेम्परेचर है। प्लाज्मा एज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस चीज को आप माइंड में रखेंगे, ठीक है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद रिलेशन बिटवीन मोशन ऑफ पार्टिकल एंड टेम्परेचर, आपके पास यहां पर मिसिंग है कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर का रिलेशन जो है ना
आपके पास बेसिकली मोशन ऑफ पार्टिकल का टेम्परेचर का रिलेशन या फिर टेम्परेचर का इंटरनल एनर्जी के साथ रिलेशन, ये टॉपिक भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर निकल सकता है। लाइक द थिंग इसके इस टॉपिक को अगर आप देखो ना तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इस टॉपिक को आप मतलब के देख सकते हो, विटनेस कर सकते हो। ठीक है, अब एक बच्चा रोला डालते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं, मतलब कि ना दोनों में से एक करना है, तो मोशन ऑफ पार्टिकल विद टेम्परेचर कर लो, ओके हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया है, इसको आप देख लेना। प्लाज्मा लोकेशन थोड़ा सा इस दफा इंशाल्लाह लग रहा है कि ये आ सकता है। सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर, आपके पास लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की नॉर्मली बात की जाती है कि इसमें ये रेंज, सेंसिटिविटी और ये क्या कैसे इफेक्टिव मतलब कि इफेक्टिवनेस दिखाती है, तो ये बेसिकली आपने ध्यान में रखना कि ये बेसिकली इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस टॉपिक को आप मेन फोकस में रखें, दैट्स इट। मतलब कि पूरी बुक आप खोल के देख लें तो आपको मतलब कि नजर आ जाएगा कि इसमें मैंने 4 टॉपिक्स को ऑप्ट किया है। इसके बाद मैग्नेटिज्म पर आते हैं, चैप्टर 8 पर, डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिज्म कॉज करता है, जब आपके पास एटम के गिर्द घूमता है तो वो एक एटम जो है वो मिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। टैश कोर्स में सारी चीजें डिटेल में पढ़ा दूंगा, तो उसमें मतलब कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म जो है ये कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लाइक द थिंग इसके ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बेसिकली मैग्नेटिक शील्डिंग जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। मैग्नेटिक शील्डिंग कैसे की जाती है, आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में कैसे करते हैं, इस चीज को आपने देखना है। इसके अलावा टेम्परेरी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। इसके अलावा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये 3 टाइप्स आपके पास होती हैं, जिसमें आप ये कह सकते हो कि अगर के आप देखो ना तो मतलब कि लाइक ये शॉर्ट क्वेश्चन में बेसिकली बन सकता है। दूसरे नंबर पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बेसिकली आपके पास जमीन को प्रोटेक्ट करती है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है सोलर विंड से प्रोटेक्ट करने का, और जो आपको अरोराज नजर आते हैं, जो आपको ये पोलर रीजन्स पर लाइट्स नजर आती हैं, उसी वजह से आपके पास होती हैं। ठीक है, तो जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होती है, जमीन का जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है वो असल में थोड़ा सा टिल्ट है कुछ डिग्री एंगल्स पर। तो हम लोग जो एक्चुअल एंगल जो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड है वो टिल्टेड है, और ज्योग्राफिकल एक्सिस आप सीधा देते हैं। ठीक है, जिसे नॉर्थ पोल आप कहते हो, तो उसके बारे में सवाल आ सकता है। तो बेसिकली ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये इस दफा शॉर्ट में लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला ये आ सकता है। और डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इट डिपेंड्स, कि मतलब कि ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेटिक में क्या फर्क है, डिफरेंशिएट शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है। और डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इसलिए आपने इसको ध्यान में रखना है कि मतलब कि जो एक मैग्नेटिज्म होती है वो कैसे कॉज होती है एक एटॉमिक लेवल पर, ये मैग्नेटिक शील्डिंग इसमें आएगी। ये सारा टॉपिक आपने ये 4 टॉपिक्स आपने करने हैं। अब यहाँ पर मतलब कि लाइक द थिंग इसके मैंने फिल्टर आउट करनी है ये टॉपिक। अब इसमें कोई मतलब कि मेरे हिसाब से कोई छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही फिल्टर मतलब कि कुछ खास टॉपिक्स हैं, मतलब कि लाइक द थिंग इसकी यही टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर कि कोई कहता है कि नहीं सर फिर भी बहुत जोर लगाकर, तो परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट को हटा दो। ठीक है, 3 टॉपिक रह गए। और अगर कोई कहता है कि सर मुझे और भी मतलब कि ना रिलैक्स कर दें, तो डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म को फिर अपनी लक पर छोड़ दो। ठीक है, लेकिन फिर तो 3 टॉपिक बन जाएंगे, फिर भी तुम ना कर सको तो फिर तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि लाइक सारे कर लो, ये मैंने बताया 4, तो बस ओके हो गया। अब जो लास्ट चैप्टर है आपके पास, ये आपकी चॉइस है, इफ यू वांट टू कंप्लीट और नॉट। ठीक है, मतलब कि ये आपकी चॉइस है, लाइक ये आपकी चॉइस पर है। थ्योरी और लॉ का फर्क, या थ्योरी और लॉ के बेसिस पर सवाल आ सकता है, या ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पर सवाल आ सकता है। 3-4 ब्रांचेस दे देंगे, आपने उनको आंसर करना है। तो अगर के हम चैप्टर 9 को देखें तो इसमें मेनली 2 ही टॉपिक है। अब आपकी लक है, आप मतलब क्या थिंक इसकी थ्योरी और लॉ को मेरे हिसाब से कर जाना। अगर ब्रांचेस बहुत मुश्किल लग रही है तो छोड़ सकते हो ब्रांचेस को। ठीक है, छोड़ सकते हो। तो अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस चैप्टर को कितना अच्छे से करते हो या नहीं करते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो लास्ट चैप्टर है इसमें 2 ही सवाल बन सकते हैं पॉसिबल। अब एक पेपर में एक आ गया, दूसरे पेपर में दूसरा आ गया, तो बात सारी की सारी वही है। तो चले बस ये आपके लाइक द थिंग इसके पूरे कोर्स का एक रिव्यू था, और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में यही टॉपिक आएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत सी चीजें मिलेंगी। डाउन द कमेंट्स अगर क्या आप नोट्स के बारे में लिख देते हैं तो आपको वो तमाम इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि बहुत जरूरी हैं वो आपको आपके पेपर की प्रिपरेशन के लिए वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलें इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन ऑन कर दिए, क्योंकि काम की वीडियोस आ रही हैं, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स पर आपको मिलेंगी, तो वो भी इसी चैनल पर मिलेंगी। इस उम्मीद के साथ कि दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। May Allah Ta'ala bless you all with 100% score in the board exams. Thank you so much. Stay blessed and Allah Hafiz.